नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां युवक के पास से 30 लाख कैश जब्त किया गया है। आईटी टीम ने ये रुपए जब्त किए गए हैं और पूछताछ टीम जो है वो कर रही है। युवक सवालों का जवाब नहीं दे पाया, सही जानकारी रुपयों को लेकर के नहीं दे पाया है। पुनपुन का रहने वाला अभिषेक आनंद बताया जा रहा है। बता दें कि कटिहार से 30 लाख कैश लेकर ये पटना पहुंचा था। पाटलिपुत्र जंक्शन पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो जब्त रुपए को लेकर के पूछताछ हो रही है, लेकिन सही जानकारी, सही जवाब यह शख्स नहीं दे पा रहा है। बता दें कि पुनपुन का रहने वाला अभिषेक आनंद ये बताया जा रहा है। तो देखिए, पाटलिपुत्र जंक्शन पर यह कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टेबल पर ये रखे हुए कैश आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिससे पुलिस ने जब्त किया है। 30 लाख कैश जब्त किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। पीएम मोदी 2 दिन की लाओस यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान पीएम 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। लाओस आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले जुलाई महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लाओस का दौरा किया था। जयशंकर आसियान की बैठकों में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी वियतनाम पहुंचे थे। आसियान में कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आसियान के सदस्य हैं। पीएम मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सुनेक्से सिफानटोन के निमंत्रण पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे आसियान देशों को और अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत और आसियान के बीच सभी क्षेत्रों में संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और परस्पर संबंधों के भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। मॉनसून के बाद बिहार में 15 अक्टूबर से खनन फिर से शुरू करने की तैयारी में सरकार जुट गई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विजय सिन्हा ने निर्देश देते हुए कहा कि सेकेंडरी लोडिंग को लाइसेंस में तब्दील किया जाएगा। नई नियमावली बहुत जल्द आने वाली है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि अवैध खनन को रोका जाएगा, राजस्व वसूली को दोगुना किया जाएगा। नए 15 तारीख से जो खनन का कार्य शुरू होगा, उसके लिए हम लोगों ने विचार विमर्श करके कुछ निर्देश भी जारी किए हैं कि आज सेकेंडरी लोडिंग को हम लोग के लाइसेंस में तब्दील करेंगे और खनन में अवैध खनन हर हाल में रोकेंगे। जो हमारा राजस्व है उसको दुगना करने का प्रयास है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर है। मुकेश सहनी इस यात्रा के दौरान समस्तीपुर पहुंचे। मुकेश सहनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है, वोट की ताकत से हिस्सेदारी भी तय करनी है। जरूरी है कि हमें सही से बचाव को रखना है और जब फल मिलेगा तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार में निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिलेगा। साथियों, मान सम्मान अधिकार मिलेगा। आज आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं। आज इस पॉलिटिकल पार्टी को बिहार में कोई भी राजनेता हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके पास इतना ताकत नहीं है कि वीआईपी पार्टी को इग्नोर कर सकता। साथियों, इग्नोर कर सकता। ऐसी आपकी पार्टी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अगले सप्ताह से अपने कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे चरण के तहत तय कार्यक्रम के अनुसार तेजस्वी 16 अक्टूबर को बांका से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और दूसरे चरण के अंतिम दिन यानी कि 26 अक्टूबर को गया के टेकारी में कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। यादव एक बार फिर से कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम में निकलने वाले हैं और ये यात्रा जो है दूसरे चरण की यात्रा वो 16 तारीख से शुरू होगी। 16 से लेकर के 26 तक यानी कि 10 दिनों का ये तेजस्वी का जो है वो कार्यक्रम होगा। और बताते चले कि तेजस्वी यादव पहले चरण के कार्यक्रम के दौरान जो है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर,
सहित कई जिले जो है जहां उन्होंने दौरा किया था और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और जो पार्टी का जो रणनीति है, नीति है, उससे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। चूंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में तेजस्वी जो है वो पूरे तौर पर तैयारी में अभी से जुट चुके हैं और इसी के तहत तेजस्वी का जो है दूसरे चरण का यात्रा जो है वो 16 तारीख से, जैसा हमने पहले बताया, शुरू हो रहा है, जो 26 तारीख तक चलेगा। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो पूरे तौर पे चुनावी मोड में आ चुके हैं और इसी के तहत जो है दूसरे चरण के तहत इनका ये कार्यक्रम जो है वो 16 तारीख से शुरू हो रहा है, जो 26 तारीख तक यानी 10 दिनों का ये कार्यक्रम होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली को लेकर शिक्षकों की आपत्ति पर शिक्षा मंत्री का बयान आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम लोगों ने सोच समझकर ट्रांसफर पॉलिसी लाया है। किसी तरह की नई पॉलिसी आने पर कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं। अगर व्यक्ति विशेष को किसी तरह की परेशानी हो तो डीएम के लेवल पर बनी कमेटी, कमिश्नर लेवल पर बनी कमेटी में अपना सुझाव रख सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली में शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा गया है। शिक्षकों की भी बातें सुनी और सोच समझकर हम लोगों ने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया है और वो जैसा कि उस दिन हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये उदार है, लेकिन जब भी कोई भी उदार ही नहीं है, व्यापक है और सभी के हित में है करीब करीब। लेकिन जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी आती है तो हमने शुरू में ही कहा था पॉलिसी के पहले और उस दिन भी कि कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में बच्चों की विवाद में दो पक्ष के बीच चाकूबाजी हो गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। घटना को लेकर एडिशनल एसपी शहरियार अख्तर ने बताया कि आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कुछ लोग आके चाकू से वार करने लगे, पता नहीं क्यों, खुद मार करना चाहते थे और चाकू से वार करने लगे। हम पीछे थे और लड़का सा आया तो इन लोग को मारा, तो हम गए इसको सके बचाने, तो हमको भी चाकू मार दिया। चाकूबाजी हुई है कटरा थाना, जगह का नाम है पखरी। और बाकी जो है तुरंत छापेमारी की गई, जैसे सूचना मिली तुरंत छापेमारी की गई, तो वो दोनों अपने घर से फरार पाए गए। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करी के मामले कम नहीं हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव से फिर से एक शराब तस्कर को पकड़ा है। पिकअप वाहन और एक लग्जरी कार से पुलिस ने 4 लाख की कीमत के विदेशी शराब को जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स शराब को अलग अलग जगहों पर भेजने वाला है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार और पिकअप से 40 कार्टन शराब बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बरहद, जो कि हथौड़ी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां 40 पेटी विदेशी शराब की जब्ती हुई है। इसमें बब्बन सहनी करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और एक पिकअप और एक इग्निस कार वहां से जब्त किया गया है। गोपालगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। यूपी बिहार बॉर्डर के बलथरी चेकपोस्ट पर 554 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाया गया। उत्पाद पुलिस ने पिछले 2 महीने में अभियान चलाकर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को जब्त किया था। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि 23 शराब कांड में 554 लीटर शराब जब्त किया गया था, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जब्त कुल लगभग 554 लीटर शराब का समाहर्ता महोदय के आदेशानुसार एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष बलथरी चेक पोस्ट के पास कल दिनांक कुल लगभग 554 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पालीगंज के निचरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका से गांव वालों ने बदसलूकी की और उनको स्कूल के कमरे में बंद करके स्कूल में ताला लगा दिया। गांव वालों का आरोप है कि शिक्षक और शिक्षिका के बीच कई दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोनों शिक्षक शिक्षिका को बंधक बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस शिक्षक और शिक्षिका को थाने ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
मुजफ्फरपुर के पीयर थाना क्षेत्र में 2 लड़कियों से 1 लाख की छिनतई मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की बहन ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर घटना की साजिश रची थी। पीड़िता पैसे लेकर ई रिक्शा से जा रही थी, तभी रामपुर दयाल चौक के पास आरोपी बॉयफ्रेंड ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपी के पास से लूट के 70,000 रुपए, बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, दिलीप कुमार और अंगूरी खातून, और उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी बताया है वो 70,000 रुपया जो लूटा गया था वो भी पूरी तरह से एक ही जगह था जहां से बरामद कर लिया गया। शेखपुरा के लहना गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक संपत्ति विवाद में दोनों भाइयों में विवाद हुआ था, तभी बड़े भाई ने देसी कट्टे से छोटे भाई को मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वो बोला तुम मालिक ही, बोला हम मालिक बना दिए तो हम मालिक हैं। उतने में 2 गोली ठोक दिया। कौन ठोक दिया? बड़ा भाई। क्या विवाद क्या चल रहा था? विवाद तो कोई विवाद नहीं था, इतने बातें था। दोनों बंटवारा वगैरह हो गया था क्या? ना, जौरे साथ में था। हाँ। मारने की वजह क्या हो सकता है? हम अपने भाई हम ही साथ हैं। तो अच्छा, वो तो अलग है, हम लड़का है, हम भाई हम ही साथ हैं। आरा के पूजा पंडाल में डीजे बजाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में पूजा समिति के सदस्यों ने नगर थाने का घेराव किया। बताया जा रहा है कि पूजा पंडाल में तेज आवाज में डीजे बजाए जाने पर प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इससे नाराज पूजा समिति सदस्यों ने पहले तो पंडाल की लाइट को बंद कर दिया, इसके बाद भक्ति गीतों को जबरन बंद किए जाने के विरोध में नगर थाना का घेराव किया। प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स बजाने की मंजूरी दी गई है, जबकि डीजे की आवाज से लोगों की परेशानी की बात कही जा रही है। पूजा समिति के विरोध की वजह रात में सड़क पर अंधेरा पसरा रहा। मेरा मांग यही है, हम लोग डीजे हर साल बजा है, बाजा हर साल बजाए, बाजा बजे और क्या नॉर्मल बाजा बज रहा है, इसमें हल्ला हंगामा भी नहीं हो रहा है और लाइट वाइट सब इसीलिए सभी लोगों ने बंद कर रखा। खबर भागलपुर से, जहां बाढ़ के बाद आई तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में कटाव लगातार जारी है। अभी तक करीब 45 घर गंगा में समा चुके हैं। अब सबौर प्रखंड के ममलखा में भी गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है और जमीन लगातार गंगा की आगोश में समा रही है, जिसको लेकर गांव वालों में काफी आक्रोश है। गांव में अभी तक इरोजन का काम भी चालू नहीं किया गया है। गांव वालों ने कुछ बांस काटकर कटाव की जगह पर डाला है। बिहार से मानसून की विदाई होने वाली है। शनिवार को मानसून पूरी तरह चला जाएगा, इसकी जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। आज पटना समेत बिहार के 7 जिले में बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज जो है वो तेजी से बदल रहा है। हालांकि आज जो है पटना समेत बिहार के 7 जिले जो है जहां पे बारिश होने की संभावना है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है। और बताते ये चलें कि जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है उसके अनुसार दोपहर के बाद जो है वो बादल छा रहेंगे। हालांकि गुनगुनी धूप का मजा जो है वो सुबह से लोग उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो अन्य 7 जिले जिसमें पटना भी शामिल है, दोपहर के बाद जो है बादल छाएंगे। छिटपुट बारिश जो है, हल्की मध्यम गति की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। मगर अगर हम बात शुक्रवार और शनिवार की करें, यानी कि कल परसों की बात करें, तो मौसम की विदाई जो है वो पूरे तौर पे बिहार से हो जाएगी। ये बातें जो है वो मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। और ये भी कहा गया है कि लोग जो है वो अब गुनगुनी धूप का मजा लेंगे। हल्की जो सिहरन है वो सुबह शाम जो है उसका एहसास लोग कर सकेंगे। और वायु प्रदूषण की बात करें तो उसमें भी बदलाव नजर आएगा। चूंकि मौसम विभाग ने ये बताई है कि बिहार से मानसून पूरी तौर पे कल के बाद जो है विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने ये भी अपील किया है लोगों से कि मौसम के बदलते मिजाज के बीच जो है वो आप तमाम जो एहतियात है उसका ध्यान जरूर रखें। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। उनके निधन ने देश भर में शोक है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया और आज अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर कुछ घंटों के लिए रखा जाएगा। उद्योग जगत के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर है। कई बड़ी पॉलिटिकल हस्तियां भी इस निधन के बाद से शोक जता रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों खुद रतन टाटा ने ही एक पोस्ट भी किया था और उसके जरिए उन्होंने जानकारी दी थी कि वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन रात में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और इस अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की खबर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति के भाई नोएल से बात की है, संवेदना व्यक्त की है। तो 86 वर्ष की उम्र में निधन, ये 3 तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर उसके बाद से घर लाया गया और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अलग अलग तस्वीरें हैं उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई। एक ग्लोबल बेंचमार्क जो है वो रतन टाटा ने स्थापित किया। देश ही नहीं विदेशों में भी व्यापार को बढ़ाया और भारत को एक नई ऊंचाई रतन टाटा ने दिया। और वो रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के साथ कई तस्वीरें भी साझा की है। तो रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया, शोक जताया है। लिखा, रतन टाटा ने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता, वह हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो ये पोस्ट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने और गृह मंत्री अमित शाह ने जब मुलाकात की थी उस मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें रतन टाटा के साथ, जिसको शेयर उन्होंने किया है। तो रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल अमित शाह होंगे। भारत सरकार की ओर से अमित शाह शामिल होंगे। बता दें कि शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निधन पर शोक जताया। आज भारत के लिए बहुत दुखद दिन, मुकेश अंबानी ने कहा। हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति मुकेश अंबानी इसे मानते हैं। रतन टाटा के निधन ने मुझे दुख से भर दिया, मुकेश अंबानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना एक प्रिय मित्र खो दिया। उनकी हर बात ने प्रेरित और ऊर्जावान हमें बनाया। आगे मुकेश अंबानी कहते हैं
कि रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति, परोपकारी व्यक्ति थे। हमेशा समाज की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहते थे। रतन टाटा के निधन से देश ने एक दयालु बेटी को खोया। तो ये पोस्ट किया है और कहा है कि एक खास जगह हमारे दिल में रतन टाटा के लिए आप हमेशा दिल में रहोगे। ओम शांति। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।